नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दिखता नहीं है लेकिन देश के स्वास्थ्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। वो है एनीमिया, यानी खून की कमी। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर दूसरी महिला एनीमिक है और हर तीसरा बच्चा इससे पीड़ित है। हैरानी की बात यह है कि बहुत से पुरुष भी इस समस्या से अनजान हैं। थकान, सुस्ती या एकाग्रता की कमी को बस तनाव भर समझकर इसे नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में वाकई पर्याप्त खून है या नहीं? आज की चर्चा में हम जानेंगे कि क्या होता है एनीमिया, क्यों महिलाओं और किशोरियों में इसकी दर डराने वाली है, क्या सिर्फ आयरन की गोलियां ही इसका हल है या हमारी थाली में छिपा है इसका असली इलाज, या आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथ सभी मिलकर एनीमिया से लड़ सकते हैं? सबसे जरूरी सवाल ये भी है कि क्या एनीमिया से लड़ना सरकार की जिम्मेदारी है या हमारी भी? आज बात करेंगे एनीमिया के लक्षणों से लेकर लक्ष्यों तक, आयुष, होम्योपैथ से लेकर एलोपैथ तक। हमारे साथ चर्चा के लिए 3 खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, एम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर महेश व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड डीन, PhD स्टडीज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बहुत बहुत स्वागत है आपका महेश जी। साथ ही डॉक्टर श्रुति गोरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रुति गोरा। शुरुआत करेंगे डॉक्टर मुकुल अग्रवाल। जैसा मैंने कहा कि इसकी जो दर है वो जाहिर तौर पर डराने वाली है, लेकिन अभी भी इस पर खुलकर बात होते हम देखते नहीं हैं। एनीमिया पर कोई आम तौर पर चर्चा कर रहा हो, इस तरह से हम देखते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 में से 1 महिला और 3 में से 2 बच्चे एनीमिक हैं। पहले आप समझाइए कि एनीमिया है क्या? इसको साधारण शब्दों में खून की कमी माना जाए सिर्फ? एनीमिया जो है, खून के अंदर जो रेड सेल्स रहते हैं, जो लाल कण होते हैं, उनकी कमी को बोलते हैं। मुख्यतः ये जो लाल सेल्स होते हैं ये हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, तो हीमोग्लोबिन की कमी और इन लाल सेल की कमी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कमी के हिसाब से इसका कट ऑफ तय किया जाता है। मेल्स में, पुरुषों में 13 ग्राम से नीचे और फीमेल्स में 12 ग्राम से नीचे को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। इसमें कारण बहुत सारे हैं, ये आगे हम लोग बातचीत में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः एनीमिया किसे कहा जाता है, कब इसे एनीमिया माना जाता है, ये उन्होंने बताया है। डॉक्टर महेश व्यास, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं, आयुर्वेद एनीमिया को लेकर क्या कहता है? जी, आयुर्वेद में रक्त को विशेष महत्व दिया गया है और एनीमिया हम कहते हैं रक्त की अल्पता को। रक्त की जब कमी रहती है शरीर में, और यहाँ तक कहा गया कि रक्तम जीविति स्थिति, मतलब व्यक्ति जीवित रहता है, उसमें बहुत कुछ जो है वो भागीदारी रक्त की रहती है। जिस प्रकार से शरीर के लिए प्राणवायु आवश्यक है, उसी प्रकार से रक्त की भी आवश्यकता होती है। और जब रक्त का क्वांटिटी शरीर में कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उस अवस्था को अपन पांडु रोग कहते हैं या एनीमिया कहते हैं। और इनको कई सामान्य लक्षणों के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि कई बार व्यक्ति क्या है कि दिन भर कुछ भी काम नहीं करे, फिर भी उसके बाद उसको थकावट लगती है, या फिर थोड़ा सा चले और उसको थोड़ी श्वास चलने लग जाती है, या घबराहट होना, पल्पिटेशन होना, कई बार फीवर बार बार आता रहता है, बार बार तबीयत खराब होती रहती है। ऐसे कई लक्षण हैं जिनके द्वारा अपने को लगता है कि ये एनीमिया हो सकता है। और इनमें 3 मुख्य, एक तो त्वचा, एक नेत्र, इन दोनों को हम खासतौर से अगर देखेंगे तो इनसे भी हमको पता लग जाता है कि व्यक्ति एनीमिक है या उसमें रक्त की अल्पता है। ठीक है, तो ये भी हम आपसे समझेंगे कि क्या कैसे संकेत मिल सकते हैं। जैसा आपने बताया कि नेल्स, आंखें, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें देखकर भी ये पता लगाया जा सकता है, तो हम आम आदमी कैसे समझे, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। डॉक्टर श्रुति गोरा, भारत में जब हम बात करते हैं, भारत में स्थिति इसको लेकर क्यों इतनी गंभीर है? देखिए, भारत में इसकी स्थिति गंभीर है, इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो यही है नेग्लिजेंस। जिस तरह से एनीमिया को इतना तवज्जो दी ही नहीं जाती, लोग इसको एक आम ही चीज़ समझते हैं। अब हालांकि इसके बारे में अवेयरनेस हो रही है, गवर्नमेंट भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस कर रही है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंटेशन के लिए हर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको अवेलेबल है। और इसके क्योंकि एनीमिया एक टर्म तो छोटा सा है, पर इसका जो इम्पैक्ट है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, प्राणवायु, ऑक्सीजन हमारे लिए जितनी ज़रूरी है, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे सारे टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है रेड ब्लड सेल्स में वो करती है। तो अगर हमारा
हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है हमारी बॉडी में, तो ऑक्सीजन सप्लाई हमारी बॉडी पार्ट्स पे पूरी ठीक से नहीं पहुंच पाती है। और अब इसके कारण क्योंकि बहुत सारे हैं, इसके कारण उसकी जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स से लेकर कि उसकी कमी क्यों हो रही है, कोई ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा, किसी के कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, इसके अंदर हमारा काफ़ी सारा एक जेनेटिक डिफेक्ट भी आ जाता है, जैसे आजकल थैलेसीमिया के बारे में भी लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, उसकी वजह से तो नहीं है, डाइटरी डेफिशिएंसी तो नहीं है, आजकल पेट की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है, IBS आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है लाइफस्टाइल की वजह से, वो भी एक रीज़न हो सकता है, या किसी भी अबनॉर्मेलिटी ये हो जाती है कि ब्लड सेल्स की कुछ कमी की वजह से, जैसे B12 एक एसोसिएटेड विटामिन B12 है, जिसकी अगर कमी होगी हमारी बॉडी में तो भी हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से DNA सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, फॉलिक एसिड फोलेट की डिफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन करके ही पता चल पाता है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहला एक रूटीन ब्लड टेस्ट CBC हम हमेशा अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि उससे ना केवल हीमोग्लोबिन एक पता चलना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 12 फॉर फीमेल्स और 13 फॉर मेल्स है, पर जो एक CBC काउंट है वो हमारा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है कि उस एनीमिया का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, MCV, MCH, कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यही जब कारण की बात कर रहे हैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, इनको आप और विस्तार से कैसे समझाएंगे, क्योंकि जब कह रहे हैं आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, B12 की कमी, खून की कमी, ये भारत में क्यों है इतना दर? अनीमिया के जो कारण हैं हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। तो पहला एक कारण रहता है कि शरीर में जो खून बनाने की जगह है बोन मैरो, वहाँ से प्रोडक्शन कम हो। तो इसके अंदर जो हमारे सारे न्यूट्रिशनल कारण हैं, चाहे वो आयरन की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो या फॉलिक एसिड की कमी हो, ये सारे कारण उसके अंदर आ जाते हैं। इसके सिवा कुछ बोन मैरो की जो बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर हुआ, एप्लास्टिक अनीमिया हुआ, या फिर और भी किसी कारण से अगर बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो सारी बीमारियां उसके अंदर आ जाती हैं। तो पहला कारण रहा कि जो प्रोडक्शन जो है, जहाँ पे खून बन रहा है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। दूसरा मुख्य कारण रहता है ब्लड लॉस। अगर जितना बॉडी हीमोग्लोबिन या रेड सेल्स बना पा रही है, उससे अगर क्षमता से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या कंटिन्यूस ब्लड लॉस रहता है, जैसे कि कुछ हद तक फीमेल्स में रहता है मासिक के दौरान, या फिर अगर किसी कैंसर की वजह से या पेट में अल्सर्स की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है या किसी भी और कारण से अगर ब्लड लॉस हो रहा है, तो उन पेशेंट्स में जो है जो रिक्वायरमेंट है जो खून को कंपनसेट करने की बॉडी की, वो पूरा नहीं हो पाती हैं और ऐसे पेशेंट अनीमिक हो जाते हैं। तीसरा जो मुख्य कारण रहता है वो रहता है जो रेड सेल्स है उनका ज़्यादा टूटना। ये जो है, जैसे मैडम ने बताया कि जो अलग अलग जेनेटिक कारण हैं, जैसे कि थैलेसीमिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया हुआ, स्यूरोसाइटोसिस हुआ, इसके सिवा कुछ एक्वायर्ड कारण रहते हैं या जो बाद में जो लाइफ में पता चले कि ऑटोइम्यून अनीमियाज हुए, तो उनके अंदर जो है खून जो है ज़्यादा टूट रहा होता है। जब ये खून ज़्यादा टूटता है तो जो रेड सेल्स हैं ये स्प्लीन जो तिल्ली जो रहती है बॉडी में, उसमें जाकर टूटते हैं या फिर लिवर में टूटते हैं। तो ऐसे पेशेंट में स्प्लीन बड़ी होती है। खून टूटने के साथ साथ इन पेशेंट्स में हल्का जॉन्डिस भी कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, इस पर और बात करेंगे डॉक्टर महेश व्यास, क्योंकि जो हमने बात की है कि मुख्यतः जो समझा भी जाता है आयरन की कमी और बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी, क्योंकि आयुर्वेद प्रकृति के हिसाब से वात, पित्त, कफ और आहार और पोषण के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को देखता है और बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। तो आयुर्वेद क्या कारण इनके पीछे मानता है? देखिए, कारण में एक तो व्यक्ति का आहार विहार, जो भी बात हुई है वो मुख्य कारण है कि प्रॉपर डाइट जो होना चाहिए वो डाइट अगर नहीं लेते हैं। कई बार बच्चों का क्या रहता है कि जो स्कूल गोइंग रहते हैं, कॉलेज में जाते हैं, घर छोड़ करके जैसे पहुँचे हॉस्टल में एडमिशन लिया तो वहाँ पर मेस का खाना अगर उनको ठीक नहीं जमता है तो इमीडिएट आप देखिए कि थोड़े समय के बाद में ही उनको जो है हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाता है। तो डाइट एक मुख्य कारण है। दूसरा, इसके अतिरिक्त कई डिजीज़ जो हो जाती व्याधियाँ, उसके कारण भी रक्ताल्पता मिलती है। और तीसरा जो है ब्लीडिंग। कई बार क्या होता है, कुछ कुछ कंडीशन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन है, उसमें रक्तस्राव अगर हो रहा है, बलगम में कफ आ रहा है, उल्टी में अगर खून आ रहा है तो उसके कारण। और साथ में अगर देखें तो कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है कि जिनमें रक्ताल्पता
महिलाओं में अभी अपने ने बात करी थी कि उनमें मिलता है, किशोरियों में मिलता है, महिलाओं में ये थोड़ा सा अधिक मिलता है एनीमिया कंडीशन बजाय पुरुषों के, बच्चों में ज़्यादा मिलता है। तो उनमें कहीं ना कहीं खान पान का, तो सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर अपने को डाइट का ध्यान रखना चाहिए। और डाइट में कई चीज़ें ऐसी है कि जिन चीज़ों को नियमित अपने आहार में बता रखा है, अगर उन चीज़ों को जैसे फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, विटामिन से, ये सब चीज़ें उसमें होना चाहिए। लेकिन बच्चों को कभी कभी कुछ टेस्ट ज़्यादा पसंद आते हैं तो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमेशा डाइट थोड़ी अच्छी रखें, हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी रहती है तो उसके कारण भी ठीक रहता है। कई बार बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, सुबह लेट उठते हैं। तो इन चीज़ों को नियमित अगर दिनचर्या रही, उनका आहार विहार अगर सम्यक रहा, तो इस समस्या से हम बच सकते हैं। ठीक है। और अगर कारणों पे और डिटेल में जाएं डॉक्टर श्रुति गोरा, क्योंकि जो हम स्तर देख रहे हैं पुरुषों में ये 25% तक ही होता है, 15 से 49 साल के पुरुषों की बात करें तो महिला और पुरुष के स्तर में इतना अंतर क्यों है? क्या जो मासिक धर्म है या गर्भावस्था है या प्रसव है, उनका अनीमिया से कोई संबंध है सीधा? हाँ, उनका है। और एक तो देखिए थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल भी है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, एरिथ्रोपोइसिस, उसको स्टिमुलेट करता है। तो वो एक नॉर्मल होना स्वाभाविक चीज़ है। इसीलिए जो नॉर्मल लेवल बताया गया वो पुरुषों के लिए 13 है और फीमेल्स के लिए 12 है। और फीमेल्स के अंदर ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी के बाद अगर एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाती है और पीरियड्स के टाइम पर, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर्स रहते हैं। और दूसरा थोड़ा सा फीमेल्स जो एकदम गृहस्थ जीवन में होती है, मैं समझती हूँ कि वो थोड़ा सा अपनी स्वास्थ्य को इग्नोर भी करती हैं। प्रॉपर डाइट ना लेना वो भी एक अहम कारण है। और ये क्योंकि साथ साथ में आपका हर महीने पीरियड्स हैं, प्रेगनेंसी है, तो ये उस चीज़ को और एग्रेवेट कर देता है। लेकिन क्या ऐसा है डॉक्टर मुकुल अग्रवाल कि पुरुषों में भी अब एनीमिया बढ़ रहा है क्योंकि जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है हमारी, क्या ये भी देखा जा रहा है? दो चीज़ें हैं। अगर हम लोग बच्चों में देखें तो बच्चों में जब ग्रोथ का जो टाइम रहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनका रिक्वायरमेंट तब ज़्यादा रहता है। तो ग्रोथ पीरियड के टाइम पर, इवन प्यूबर्टी के टाइम पर जो है जो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पे अनीमिया की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके बाद मेल्स में अगर हम लोग अनीमिया देखते हैं तो उसका कारण बहुत बारी हम लोगों को जो रूल आउट करने का है वो ब्लड लॉस को रूल आउट करने का रहता है। तो ऐसे में पेट का कोई बीमारी हो, आंतों में कोई बीमारी हो, यूरिन में कहीं ब्लड लॉस ना हो रहा हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके पीछे कभी कभी इन्फेक्शंस और कभी कभी कैंसर भी कारण रह सकता है। तो पुरुषों में अगर हीमोग्लोबिन कम रह रहा है तो उसको हमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत रहती है। मुख्यतः हमें ऐसे समझना चाहिए कि अनीमिया जो है अपने आप में बीमारी नहीं है, ये एक तरीके से सिम्टम है बीमारी का। तो जब वो सिम्टम है तो उसका हमें कारण देखना चाहिए कि वो आयरन की कमी से है, विटामिन B12 की कमी से, जो कि आराम से ट्रीट होने वाले कारण हैं, या फिर कुछ और कारण है, खून टूट रहा है, कोई जेनेटिक बीमारी है, या और किसी कारण से ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो जब इन्वेस्टिगेशन की बात तब आएगी जब लोगों को ये पता हो और लोग डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं, जो कि बहुत कम होता है हमारे देश में कि लोग अपना रूटीन चेकअप कराएं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं डॉक्टर जिनको ध्यान में रखना है और उसका कनेक्शन एनीमिया से हो सकता है कहीं ना कहीं? एक्सेसिव थकान रहना, ज़्यादा थकान रहना, कमज़ोरी रखना, वीकनेस लगना, ज़्यादा नींद रहना, ठीक है, सीढ़ियाँ वगैरह, अगर ये शुरुआती सिम्टम्स रह सकते हैं। बट जैसे जैसे अनीमिया और सीवियर होता जाएगा या हीमोग्लोबिन और कम होने लगेगा तो आपको चलने में थकान ज़्यादा जल्दी होगी, स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत ज़्यादा होगा, सांस फूलने लगेगा, पैल्पिटेशंस होने लगेंगे, और कभी कभी अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम गया हुआ है तो फिर उसमें हार्ट फेलियर वगैरह के भी चांसेस रह सकते हैं। इसके सिवा जो खून टूटने वाला अनीमिया है उसमें जॉन्डिस कॉमनली मिल सकता है, तो वो एक साइन बन जाता है। अच्छा, ठीक है। और जैसा आप बता रहे थे डॉक्टर महेश व्यास कि बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जो शरीर ही हमें दे देता है और ये बता देता है कि ये एनीमिया हो सकता है, खून की कमी, उनके बारे में बताइए। जी, 3 लक्षण मुख्य हैं। एक तो स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है। सामान्य जो कलर, अगर रक्त की मात्रा पर्याप्त है तब उसका जो कलर रहता है, और थोड़ा सा ब्लड कम हुआ कि स्किन अलग दिखने लग जाती है। मतलब कई बार चेहरा देख करके लगने लग जाता है कि इनके शरीर में जो है वो खून की कमी है। साथ में
आँखों का जो कलर है, जैसे जॉन्डिस की कंडीशन रहती है, पीलिया में आँखों का कलर चेंज हो जाता है, वैसे ही एनीमिक कंडीशन में भी ये कलर का वो हो जाता है। तो इसको दूसरा नेल्स जो रहते हैं, नाखून का जो सामान्य वर्ण है उसकी जगह उसमें सफ़ेदपन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों को सामान्य रूप से देख करके अपन वो कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें क्या कि व्यक्ति अगर कुछ भी काम करता है तो थोड़ा सा पाल्पिटेशन उसको जो है वो ज़्यादा लगता है कि हृदय की धड़कन थोड़ी सी ज़्यादा तीव्र हो रही है। सीढ़ी चढ़ने के लिए अगर उसको बोलेंगे तो श्वास थोड़ी ज़्यादा फूलने लग जाती है। और सामान्य रूप से कई बार ऐसा होता है कि बार बार कुछ न कुछ व्याधि होती रहती है। तो इन चीज़ों को अगर सामान्य रूप से ध्यान में रखा जाए तो हम एनीमिक कंडीशन को रख सकते हैं। और सामान्य बस ब्लड टेस्ट एक बार अगर किया तो उससे इसका पता लग जाता है। तो ये भी एक जानने की अवस्था है। जब थकान की बात आई है डॉक्टर श्रुति गोरा, क्योंकि थकान तो मुझे लग रहा है आजकल इससे बहुत लोग परेशान है, क्या उसको कहीं ना कहीं कभी स्ट्रेस से जोड़ देंगे, कभी ज़्यादा काम से जोड़ देंगे, पर सीधे सीधे एनीमिया से कोई नहीं जोड़ता। तो कैसे समझें कि ये एनीमिया के कारण हो सकती है थकान? हाँ, तो देखिए ये अब इसमें ना एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, जैसे अभी हमने बात करी। एक तो थकान हो रही है, दूसरा आपकी मेंटल कंसंट्रेशन, आप फील कर रहे हो कि मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, लगातार थकान रह रही है। और एक अपना एक नॉर्मल बंदा अपने हाथ का कलर या शीशे में अपनी आँख को थोड़ा नीचे करके अपने स्क्लेरा का कलर देखकर थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, पिन प्रिक से ही हीमोग्लोबिन पता चल जाता है, अगर पूरा सीबीसी नहीं भी कराना है। तो ये सिम्टम्स यही हैं कि ब्रेथलेसनेस, आपका सांस फूल रहा है, आपको एकदम से पैल्पिटेशन हो रहे हैं, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, थक रहे हैं, तो आपको एक ब्लड टेस्ट हीमोग्लोबिन करा लेना आवश्यक है। साल में एक बारी तो अगर आपका नॉर्मल भी है तो भी साल में एक बारी आपको अपना सीबीसी करा लेना चाहिए। मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ। और सबसे पहले भी हम जब कभी भी किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो चाहे किसी भी प्रॉब्लम के लिए हो, एक सीबीसी लिखना एक रूटीन सही इन्वेस्टिगेशन हो गया है। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि एनीमिया हमारे देश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो और एनीमिया के जब उपचार की तरफ हम बढ़ते हैं डॉक्टर, तो क्या वो सामान्यतः हम सुनते हैं कि आयरन की गोली से हो जाएगा सब ठीक, तो ये कितना सही है और कैसे उपचार होता है इसका? ये धारणा केवल इसलिए है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी या आयरन की जो कमी है वो सबसे कॉमन कारण है एनीमिया का। तो हम लोग मुख्यतः हम लोग ऐसे समझते हैं कि एनीमिया के जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें से लगभग आधे मरीज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के होंगे। अच्छा। तो इसलिए ये धारणा बनी हुई है कि आयरन की गोली देने से एनीमिया ठीक हो जाता है। बट प्लीज़ इस चीज़ को हमें समझना रहेगा कि आयरन की गोली से केवल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। एनीमिया के जो और कारण हैं, चाहे वो विटामिन B12 का कमी हो या फिर फॉलिक एसिड का कमी हो या फिर खून टूटने का बीमारी हो, जब तक हम लोग उसका जड़ में जाकर पता नहीं लगाएंगे, जब तक हम लोग ये नहीं पता लगाएंगे कि एनीमिया किस वजह से हो रहा है, चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही हो, तब तक हम लोग उसको ठीक पूरा नहीं कर सकते। तो केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर हम लोग केवल आयरन का गोली देते हैं। उसका अगर हम लोग कारण ठीक नहीं करते हैं तो एनीमिया वो दोबारा से रिकरेंस के चांसेस हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, और आयुर्वेद में उपचार की कैसे देखा जाए डॉक्टर महेश व्यास, और कहीं ना कहीं जो उपचार के लिए आप बताएंगे अगर वो पहले से ही शामिल किया जाए तो क्या वो प्रिवेंशन भी कहेंगे, अपने आप से बचाव भी कहेंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर हमारी डाइट में ही रक्त को बढ़ाने वाले तत्व हैं तो हम कहीं ना कहीं रक्त के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। तो इसमें प्रायः फर्स्ट तो हम डाइट के ऊपर ध्यान दें, और उसमें भी हमारे खाने में जैसे कि आंवला है, विटामिन सी का रिसोर्स है, ये जितने भी फ्रूट्स हैं जो खट्टे रहते हैं, ये सब कहीं ना कहीं रक्त को बढ़ाने का काम करते हैं। और इसमें सबसे अच्छा अनार जो है, अनार है, अनार का जूस है, इवन यहाँ तक कि आयुर्वेद में जो कुछ मेडिसिन है वो भी अनार के द्वारा बनी रहती है, जिसको दाढ़ीमा आंवले बोलते हैं। उसी प्रकार से ग्रेप्स, द्राक्ष जो रहता है वो भी रक्त को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो जब फलों का सीजन रहता है, आंवले के टाइम पे आंवले ले लिए, ग्रेप्स हैं, दाड़िम है, पोमेग्रेनेट जो है, इनका प्रयोग किया गया। साथ में खजूर जो है बहुत अच्छा रक्त को बढ़ाने का काम करता है। तो जो उसका सीजन रहता है तब उसको ले लेते हैं। एक और हमारे यहाँ परंपरा है गुड़ का प्रयोग, गुड़ और गुड़ के साथ में मूंगफली के दाने। सर्दी के मौसम में तो कई बार वो उसकी चिक्की बना के लेते हैं। तिल और गुड़ के लड्डू, विशेषकर संक्रांति या जनवरी के महीने में हम उसका प्रयोग करते हैं, रक्त को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो गुड़ एक अच्छा, और प्रायः हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भोजन में कहीं ना कहीं साथ में अगर मिष्ठान कुछ नहीं है तो साथ में गुड़ तो रहता ही है। तो ये चीज़ें ऐसी है। सब्जियों में अपन लेते हैं तो ड्रम स्टिक जो है, मोरिंगा, वो बहुत अच्छा है कि इसको अच्छे से अपना स्वास्थ्य के लेवल को बनाए रखता है। तो सामान्य आहार विहार जो रक्त के या हीमोग्लोबिन के लेवल को बनाए रखते हैं, उनको हम अगर डाइट में हमेशा
शामिल रखें तो मुझे लगता है कि एनीमिया की कंडीशन आएगी ही नहीं। ठीक है। और होम्योपैथी चाहे इलाज या प्रिवेंशन की बात करें तो वो भी सीधे खान पान से जुड़ा है, कैसे? खान पान से भी जुड़ा है, और साथ में होम्योपैथी ये भी बिलीव करता है कि आपका कोई भी इंटरनल कॉज है तभी वो चीज़ हो रही है। और होम्योपैथी में ऐसी कुछ दवाइयाँ भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ाने में हेल्प करती हैं, आयरन की प्रोडक्शन सिंथेसिस अगर उसमें कुछ विकार है उसमें भी हेल्प करती हैं, और जो अंडरलाइंग कंडीशंस है जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, जो हमारी गैस्ट्रिक अल्सर हो गए या क्रॉन्स डिजीज़ हो गया या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, उसमें भी हेल्प करती हैं। और साथ में लाइफस्टाइल तो पैरेलली चलता ही है, उसके बिना तो हम कुछ भी चीज़ क्योर कर ही नहीं सकते, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया। और इसमें ये एक चीज़ और भी ध्यान देनी है, जब भी हम एनीमिया की बात कर रहे हैं ना, तो हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आयरन रिच फूड खाना है, उसके बाद एक प्रोटीन, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है, पेप्टाइड चेन है, तो एक हमारी डाइट में प्रोटीन की सही मात्रा होनी चाहिए। दूसरा, विटामिन B12 जो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है वो ज़रूर होना चाहिए, और फोलेट। तो ये सामान्य, जैसे विटामिन B12 आजकल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, उसका प्रमुख कारण ये है कि ये ज़्यादातर नॉन वेज सोर्सेज में हमें मिलता है। वेजिटेरियंस के पास ज़्यादा B12 के सोर्सेज नहीं हैं, तो आजकल इसका सप्लीमेंट फोर्टिफाइड फूड्स भी मिल रहे हैं वेजिटेरियंस के लिए, या सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं विटामिन B12 अगर हमें लगता है हमारी बॉडी में उसकी कमी है, क्योंकि उससे वरना आगे बहुत सारी चीज़ें और भी सारी इंटर रिलेटेड हो जाती हैं, उसका ध्यान रखेंगे। और सीजनल फ्रूट्स जितने भी अगर हम ले सकते हैं, तो आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हम आयरन की गोली ले रहे हैं वो सारा आयरन हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रही। तो अगर हम जो चीज़ नेचुरल वे में ले सकते हैं, चुकंदर जैसे ABC जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, ये अगर ले सकते हैं, अनार ले सीज़न में, और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि विटामिन C रिच चीज़ें हम साथ में ज़रूर खाएं, जिससे कि आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ती है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं, कैल्शियम और आयरन आपस में एक दूसरे की अब्जॉर्प्शन को काटता है, तो जब भी हम सपोज़ आयरन वाली चीज़ें खा रहे हैं, यही बीटरूट खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके साथ हम दूध का सेवन ना करें, या अगर कोई आयरन सप्लीमेंट्स भी ले रहा है और कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले रहा है तो दोनों एक साथ ना लें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमारी बॉडी में आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ती है। चाय का प्रयोग ज़्यादा ना करें, क्योंकि चाय भी आयरन की अब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करती है। तो छोटी छोटी चीज़ें, इनका अगर हम ध्यान रखेंगे, हमारी इंडियन डाइट भरपूर है, सारे सोर्सेज में फॉलिक एसिड हरी सब्जियों में भरा पड़ा है, आप जितनी मर्जी हरी सब्जियां खाएं, ब्रोकली इज़ द रिचेस्ट सोर्स, ठीक है। और आयरन के लिए तो पता ही हमें, गुड़ चना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, गुड़ चना हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखें। ठीक है, बिल्कुल। और जब एनीमिया की बात हम कर रहे हैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, क्या एनीमिया के कारण आगे जाकर कोई गंभीर खतरे पैदा होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? देखिए, अनीमिया को हमें 2 तरीके से समझना रहेगा। एक तो अनीमिया अकेले जिसमें केवल रेड सेल्स कम हुए हुए हैं, इसमें अगर अनीमिया बहुत सीवियर चला जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा 4-5 ग्राम से नीचे जा रही है, तो उन कंडीशंस में बॉडी की जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स रहते हैं वो फेल होने लगते हैं। तो इस कंडीशन में बॉडी में थकान ज़्यादा रहना, हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ना, या एक हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन टाइप रहने लगता है, और मरीज़ बहुत जल्दी थोड़ा चलने में ही थकने लगे, या फिर कभी कभी कार्डियक फेलियर भी ऐसे में हो सकता है। तो एक तो ये अनीमिया की जो सीवियरिटी के कारण रहा। दूसरा हमें समझना रहेगा, अनीमिया जो है कुछ कारणों में या कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसमें बोन मैरो इन्वॉल्व रहता है। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी ये ब्लड कैंसर की वजह से रह सकता है, या फिर और कोई बीमारी के साथ में लक्षण ना हो, एप्लास्टिक अनीमिया जैसे, जिसमें बोन मैरो काम ही करना बंद कर दे, ऐसा बीमारी ना हो। ये जो कंडीशंस हैं, अगर इनका समय से इलाज ना हो तो ये चीज़ें जानलेवा रह सकती हैं। ठीक है, और अब कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं। हमें ये सवाल उमेश कुमार ने भेजा है जयपुर से, और ये कह रहे हैं कि शरीर में थकान और कमज़ोरी रहती है। डॉक्टर महेश व्यास, आप इसका जवाब दें। शरीर में थकान और कमज़ोरी रहती है और चक्कर जैसा मुझे अक्सर महसूस होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये एनीमिया हो सकता है? देखिए, ये एनीमिया के लक्षण भी हो सकते हैं,
थकावट होना, कमजोरी लगना, कभी कभी रक्त की कमी होती है तब चक्कर भी आते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि केवल ये नहीं सोच लेना कि इनको पांडु रोग या एनीमिया है, एक बार चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि और भी कुछ सिम्टम्स इनमें हो सकते हैं। सिस्टमेटिक अगर कोई दूसरी डिजीज़ है तो भी उसके कारण भी ये लक्षण मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब लक्षण हैं और कई व्याधियों में लक्षण मिलते हैं, एनीमिया में भी मिलते ही हैं। तो एक बार उनको चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए और प्रॉपर केवल इन्वेस्टिगेशन एक बार कर लें तो भी कंफर्म हो जाएगा कि उनको पांडु रोग है, एनीमिया है या नहीं है। ठीक है। और एक और सवाल लेंगे, ये नीलम कुमारी ने पूछा है उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर श्रुति गोरा, आप इसका जवाब दें। ये कह रही हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा 7 के आसपास रहता है, जब मैं खाने पीने का ध्यान रखती हूँ तो थोड़ा बढ़ता है, लेकिन फिर अपने आप 6 पर आ जाता है, 6-7 पर आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है, मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे मैं कैसे अपने आप ठीक रख सकती हूँ। देखिए, अगर इनका डाइट का पूरा ध्यान रख रही हैं और तब भी 6-7 का आ रहा है तो इसका मतलब कोई अंडरलाइंग कंडीशन है। इनको उसके लिए चिकित्सक के पास दिखाना पड़ेगा। कहीं पर कोई किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई जैसे हमने अभी बात करी, कोई गैस्ट्रिक अल्सर, कोई पेट की बीमारी हो, उसकी वजह से नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा, वो भी हो सकता है। तो उसके लिए, और इनको कोई अपना पीरियड्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं साथ में फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, उस ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये सारे कारण इनको रूल आउट करने पड़ेंगे, तभी कर पाएंगी। अगर ये डाइट का पूरा ध्यान दे रही हैं उसके बाद भी अगर इतना हीमोग्लोबिन आ रहा है तो इनको अपने इन्वेस्टिगेशंस कराकर तभी आगे जो भी अंडरलाइंग कॉज है उसका ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। ठीक है। और डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, अगला सवाल सौरभ कुमार ने हरियाणा से पूछा। ये टेस्ट को लेकर पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है, मुझे एनीमिया है, लेकिन मैं ये पता करना चाहता हूँ कि किस प्रकार का है, तो मैं कौन से टेस्ट करवाऊँ ताकि सही इलाज हो सके। जैसे कि मैडम ने शुरुआत में ही बताया, सीबीसी प्लस पेरिफेरल स्मीयर एक बहुत ही शुरुआती टेस्ट रहता है अनीमिया के डायग्नोसिस के लिए। ये एक शुरुआती टेस्ट है, जैसे हमें गाइडेंस मिलता है कि हम लोग आगे इसमें क्या टेस्ट कराएं जिससे हम लोग जो रोग का जो मुख्य कारण है वहाँ तक पहुँच सकें। तो अगर सीबीसी से हमें क्लूज़ मिल रहे हैं कि वो आयरन का कमी है तो हम लोग उसके लिए आगे फेरिटिन टेस्ट करा सकते हैं। क्लूज़ मिलता है कि विटामिन B12 का कमी है तो वो टेस्ट करा सकते हैं। क्लू अगर ऐसा मिलता है हमें कि उसमें कुछ कैंसर जैसा आ रहा है तो हम लोग उसके हिसाब से बोन मैरो वगैरह की जांचें करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उसमें क्लू मिलता है कि आपको थैलेसीमिया के ग्रसित हैं तो उसके लिए HPLC टेस्ट करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें बेसिक सीबीसी से आइडिया मिल जाता है कि हमारा सेकेंड लाइन टेस्ट कौन सा रहना चाहिए। ठीक है। और एक सवाल का और जवाब दें, क्या मतलब कुछ मिथ्स या मिसकंसेप्शन है या ये सही बात है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि देखने में तो तंदुरुस्त हैं और कुछ लोग हैं जो देखने में थोड़ा कमज़ोर लगते हैं, दुबले पतले लगते हैं, तो जो कमज़ोर और दुबले पतले लग रहे हैं सिर्फ उन्हें ही एनीमिया हो सकता है, उन्हें ही खून की कमी हो सकती है, ऐसा सोचते हैं कई लोग। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर मैं तंदुरुस्त हूँ तो मेरा हीमोग्लोबिन 18 होगा, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। और अगर कोई बहुत दुबले पतले हैं तो उनका हीमोग्लोबिन 9-10 होगा, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि अनीमिया का कारण क्या है। जैसे कि हमने बोला कि सिम्टम से और फाइनली टेस्ट करके हमें अनीमिया का डायग्नोसिस पता चलता है। और केवल दुबले पतले हैं बट न्यूट्रिएंट्स वगैरह पूरे ले रहे हैं, खान पान ठीक है और कोई रोग नहीं है तो फिर अनीमिया हो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। उसी तरीके से अगर आप ओवरवेट हैं, हेल्दी हैं, ज़्यादा हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ठीक मात्रा में जा रहे हों और हीमोग्लोबिन या और कोई बीमारी ना हो। ठीक है। और एक और सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में रहता है डॉक्टर महेश व्यास, कि जब आयरन लिया जाता है तो उसकी वजह से कब्ज़ हो जाता है, ये कितना सही है? बिल्कुल होता है कई बार। अच्छा। और कई बार कुछ, जैसे कि एप्पल भी बहुत अच्छा रक्त को बढ़ाने वाला है, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन में केवल अपनी डाइट ठीक रखें। तो अगर अपन आयरन की गोलियां ले रहे हैं उस समय डाइट का ध्यान रखें। डाइट में भी जैसे मुनक्का है, मुनक्का साथ में लेते रहें, या कहना चाहिए कि पपैया है, पपैया फ्रूट्स के रूप में उसको लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। गुआवा जो अमरूद है वो हर सीज़न में मिलता है, जिस सीज़न में वो मिलता है उस समय अगर वो लेते रहें तो भी वो नहीं होगा। यानी डाइट का हम ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन के साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए उनको अगर कभी भी लगता है, कुछ लोगों का क्या रहता है कि प्रकृति कॉन्स्टिपेशन वाली रहती है, तो उस कंडीशन में ज़रूर उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को ऐसा होता है, लेकिन जिनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता रहता है उनको सब्जी, फ्रूट्स, अपनी डाइट उसको इस टाइप से बैलेंस रखें कि उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक है। और होम्योपैथी में अगर बहुत असरदार उपायों की बात करें डॉक्टर श्रुति गोरा, तो सबसे असरदार उपाय क्या है जो होम्योपैथी में अपनाए जाते हैं?
देखिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जो थोड़ा सा हमारा हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, हीमोग्लोबिन की ऑब्जॉर्प्शन, आयरन की ऑब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बढ़ाती हैं। तो ये फेरमफॉस 3x एक नॉर्मल सी दवाई है जो ज़्यादातर जो एनीमिया के केसेस हैं उनमें हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन की ऑब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। और साथ में जो अंडरलाइंग कॉज है उसको उसका भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल विकार है, तभी बॉडी आयरन पूरा सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। साथ में सारे फैक्टर्स देखकर उनको लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं वो बताए जाते हैं। और साथ में हमारे पास होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयाँ हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे एक मलेरिया के बाद काफ़ी लोगों को एनीमिया हो जाता है। अच्छा। अगर जिनको सिवियर मलेरिया होता है तो उन केसेस में बहुत वीकनेस रह जाती है और बहुत सिवियर एनीमिया हो जाता है, तो हमारे पास उस टाइम के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। प्रेगनेंसी के बाद ब्लड लॉस हो गया, उस टाइम पर अलग दवाइयाँ हैं हमारे पास एनीमिया के लिए। किसी को पेट से अल्सर की प्रॉब्लम है, या स्टूल्स में ब्लीडिंग होती है, या किडनी की प्रॉब्लम है, उसके लिए अलग सेट ऑफ मेडिसिन है। तो वो सारे हम सिम्टम्स देखकर ही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। और एक जो बहुत ज़रूरी बात आप लोग बता रहे हैं कि कैसे सही मात्रा में लेना है, एब्जॉर्प्शन की बात आप बता रहे हैं कि एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसके साथ लेना है, किसके साथ नहीं लेना है। तो डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, कई बार होता है कि आयरन का आपको पता लग गया, आप अपने आप लोग शुरू कर देते हैं दवाइयाँ। B12 पता लग गया कि अच्छा ठीक है हम वेजिटेरियन है, B12 नहीं है, अपने आप सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। इनके क्या खतरे हैं और क्यों ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये लिया जाए, और कितने समय तक लिया जाए? देखिए, अगर आपको कमी पता चल रही है, ऑब्वियसली इसका मतलब आपने टेस्ट कराया है, तो आप उसी हिसाब से अपना जो डायग्नोसिस खुद बना पा रहे हैं। तो पहले तो हम सब लोग डिस्करेज करते हैं, नहीं आपके फैमिली फिजिशियन को मिलिए अगर आप स्पेशलिस्ट को नहीं मिल सकते, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। कोई भी दवाई 100% सेफ हो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आयरन की टैबलेट्स वगैरह से कब्ज़ हुआ, इवन दस्त भी, और मेटेलिक टेस्ट जैसा रहना, काफ़ी सारे जो अपने जो पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे ही B12 इंजेक्शन के भी रेयर ही सही, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें सुपरविजन में लेना चाहिए। आयरन की टैबलेट्स के लिए खासकर बोला जाता है कि उसको हमें खाली पेट लेना चाहिए। खाने का कोई भी जो पदार्थ है लगभग 1 से 2 घंटे का अवॉइड करना चाहिए उसके आगे पीछे, क्योंकि खाने के साथ खूब सारे ऐसे फाइटेट्स या अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। अगर हम लोग चाय का, कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उसके अंदर एक पदार्थ रहता है कैफीन, तो वो भी जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि जब आपको अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो चाय कॉफ़ी का जो सेवन है वो आप कम करें। तो यूजुअली हम लोग इन सारी ही कंडीशन में बोलते हैं कि आप सुपरविजन में रहें। आयरन की टैबलेट्स कभी कभी पेशेंट्स को टॉलरेट अच्छे से नहीं रहता है, और गैस्ट्राइटिस हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, डायरिया हुआ, ये कॉमन चीज़ें जो साइड इफेक्ट्स हैं आयरन की टैबलेट्स ये रह सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर आपकी ठीक से मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से इन साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है या इनसे बचा जा सकता है। ठीक है। और जो दूसरे तरह का एनीमिया आपने बताया सेल्स टूटने की वजह से होता है, उसमें क्या सावधानियां हैं, किस तरह का इलाज है, और उसमें किस हद तक सफलता पाई जाती है उपचार के जरिए? जो खून टूटने वाला एनीमिया है उसमें हम लोग थैलेसीमिया कॉमन एक रिलेटिवली कॉमन, और सिकल सेल एनीमिया कॉमनली जो स्पेशल ग्रुप बीमारियों की तरह हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग हीमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं। तो इन दोनों का ही अच्छा इलाज है। दोनों में ही जो क्यूरेटिव इलाज है या जो जड़ से ख़त्म करने का इलाज है वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट रहता है। अच्छा। जो कि इंडिया में अवेलेबल भी है, और जितना अगर 10 साल से उम्र से पहले, अगर 10-12 साल उम्र से पहले ही किया जाए तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जा पाते हैं तो और काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, खासकर सिकल सेल एनीमिया में हाइड्रोक्सीयूरिया और फॉलिक एसिड वगैरह का बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि रेगुलर बेसिस पे लिया जाना चाहिए। ऐसे ही थैलेसीमिया में बार बार ब्लड चढ़ाने की वजह से आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको आयरन को रेगुलेट करने के लिए और कुछ किलेटिंग दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इलाज हैं, बट ये जो इलाज हैं इन बीमारियों के लिए ये आपको स्पेशलिस्ट के अंदर, हेमेटोलॉजी या फिर पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट के अंदर ही लेने चाहिए। ठीक है। और क्या कुछ अलग तरह की भस्म भी होती हैं आयुर्वेद में जो एनीमिया में कारगर हो सकती हैं डॉक्टर? देखिए, ये लोह तत्व की कमी कहलाती है और उसमें लोह भस्म का प्रयोग करते हैं। तो भस्म का प्रयोग, उसमें अलग अलग औषधियाँ बनी हुई हैं, सप्तामृत लोह है, लोहासव है, और इवन यहाँ तक कि अपने यहाँ कहा जाता था कि जब वो भोजन बनाते हैं तो लोहे के पात्र में बनाएं। मानो पालक वगैरह की सब्जी बना रहे तो उसमें अगर बनाते हैं तो भी आयरन की कमी नहीं रहती है।
तो इनका प्रयोग प्रायः पहले होता था और अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी मेडिसिन इनका प्रयोग बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं लेना कि एनीमिया किस टाइप का है। अगर उनको न्यूट्रिशन वाला है तो उसमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, आयरन डेफिशिएंसी है तो उसका ध्यान रखना है, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और सबसे ज़्यादा कई बार क्या होता है कि रक्त का निर्माण बराबर हो रहा है, उनकी डाइट बिल्कुल बराबर है, लेकिन कोई दूसरी डिजीज़ के कारण, कई बार पाइल्स फिस्टुला के कारण, एनोरेक्टल ब्लीडिंग के कारण हो जाता है, या और भी कोई ट्यूबरकुलोसिस में कई बार ब्लड वो होता है, कई बार सर्जरी करवाते हैं, मेजर सर्जरी रहती है उसमें भी ब्लड लॉस होता है, उस कंडीशन में ट्रीटमेंट दूसरा है। तो सामान्य मेन ध्यान ये रखना है कि इसका कारण क्या है। अगर रक्त का निर्माण कम हो रहा है, जिन अवयवों के द्वारा रक्त का निर्माण हो रहा है उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। ठीक है। और एक और सवाल है जो पूछा जाता है, क्या डॉक्टर श्रुति बोरा थायराइड से भी कोई संबंध है एनीमिया का क्या कोई? हाँ, जनरली ऐसा देखा जाता है। जिन लोगों के अंदर एनीमिया होता है उनका जनरली थायराइड की कोएग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, ऐसा देखा जाता है। ठीक है। तो जो आप बता रहे हो कि किसी और समस्या के साथ अगर एनीमिया है तो उसमें और क्या आप बताएंगे, कैसे लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर इलाज को लेकर कितना तरीका बदल जाता है अगर मान लीजिए कोई और समस्या भी है साथ में? देखिए, कोई और समस्या है तो समस्या का ही इलाज होगा। और वो एक इसमें ना एक चीज़ और छूट गई, एक बहुत कॉमन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम रहती है वर्म इन्फेस्टेशन, उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। अच्छा। कई बारी वो स्टूल टेस्ट से ही पता चलता है। बच्चे एक टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, बच्चे कंप्लेंट करते हैं एनल रीजन में हमें इचिंग हो रही है, तो उन बच्चों में भी देखा जाता है हुकवर्म, स्पेशली हुकवर्म इन्फेस्टेशन जिनमें होता है ना, उनके अंदर बच्चों के अंदर एनीमिया, कई बार बड़ों के अंदर भी वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी एनीमिया होता है। तो एक ये वाला रीज़न भी रूल आउट करना होता है हमें एनीमिया के लिए। और बाकी देखिए, अब अगर साथ में कोएग्जिस्टिंग और मॉर्बिडिटीज़ हैं तो ट्रीटमेंट एज सच एनीमिया का तो देखिए हमारे अदर देन कि अगर कोई और अंडरलाइंग कोई जेनेटिक कॉज है या कोई सीरियस क्रॉनिक बीमारी है उसका होता है, अदरवाइज एनीमिया काफ़ी सारी बीमारियों का एक सिम्टम ही रहता है। जैसे शुरुआती कई जो कैंसर्स होते हैं उनका शुरुआती सिम्टम यहीं से ही स्टार्ट अगर हम देखा जाए तो एनीमिया रहता ही है। तो बेसिकली हमें सारी चीज़ों को एक्सक्लूड ही करना है। और एनीमिया एक बीमारी नहीं, ये मैनिफेस्टेशन है जो बहुत सी चीज़ों में देखा जाता है, और उसका रीज़न ही रूल आउट करके 50% केसेस, 50 से ज़्यादा % केसेस में तो आयरन डेफिशिएंसी ही है, डाइटरी डेफिशिएंसी ही है। पर अगर कोई और कोमॉर्बिडिटी है तो उसको साथ में ट्रीट करेंगे तो ही एनीमिया ठीक होगा। और डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, जब सरकारी अस्पतालों में या फिर इसे लेकर जो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग अभियानों के ज़रिए या सरकारी अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं हैं, अगर इनके बारे में भी बताएं आप। कि अनीमिया कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, और ये अच्छी बात है कि ये हमारी सरकारें भी बहुत सालों से इसके पीछे अलग अलग प्रोग्राम को लेकर चलाते रहे हैं। तो अनीमिया को लेकर अभी जो प्रोग्राम जो चल रहा है वो अनीमिया मुक्त भारत करके प्रोग्राम है, बट ये माइनर मॉडिफिकेशन या कुछ मेजर मॉडिफिकेशन के साथ खूब सारे प्रोग्राम हैं जो पिछले काफ़ी दशकों से देश में चलते रहे हैं, बट फिर भी अनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो पूरा काम नहीं हो रहा है। कुछ हद तक पॉपुलेशन साइज़ बढ़ना या फिर माइनर कुछ अगर कारणों से जो है इसमें एनीमिया जो है कम नहीं हो पा रहा है। तो जो प्रोग्राम जो रहते हैं उसमें छोटे बच्चों में, जैसे मैडम ने बताया, डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है 6-6 महीने में दिया जाता है छोटे बच्चों में, और एडोलेसेंट फीमेल्स में खासकर प्रोफाइलेक्सिस जो है आयरन टैबलेट्स का दिया जाता है। सिमिलरली प्रेगनेंसी के दौरान आयरन के टैबलेट्स प्रोफाइलेक्सिस के लिए, या फिर अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है तो थेरेपी के हिसाब से आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं। ये जो मेनली जो सरकारी जो प्रोग्राम्स है ज़्यादातर सारे जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ओर अग्रसर रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कारण जो है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से रहते हैं। इसके सिवा जो थैलेसीमिया के लिए और सिकल सेल एनीमिया के लिए अलग प्रोग्राम है जिसमें सरकारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल। और क्योंकि जब मैंने शुरू में भी कहा था डॉक्टर महेश व्यास कि इसे समझना और इसे लेकर जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे सिर्फ ये इंसान और बड़े तबकों से लेकर फिर ये देश की कहीं ना कहीं सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो एनीमिया को अगर हम सीखने की क्षमता या बच्चों के मानसिक विकास, स्कूल परफॉर्मेंस, या फिर हम कहें कि काम को लेकर जो परफॉर्मेंस है उससे अगर जोड़ें तो कितना अंतर आता है? बिल्कुल, देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जो काम कर सकता है,
उतना काम है, उतना आउटपुट एक अगर कोई भी डिजीज़ हो तो वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। और इसलिए आयुर्वेद में तो कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, कुछ भी काम करिए अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही कर सकते हैं। तो उसमें से एक ये भी है, क्योंकि इसके कारण भी व्यक्ति जो अपना 100% देना है उतना नहीं दे सकता है। बच्चे को अगर पढ़ाई करना है तो वो इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर में ये सब तत्व बराबर हों, रक्त की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बराबर बनी रहे, तो निश्चित रूप से वो अपने कार्य को प्रभावित नहीं करने देते हैं। और इसके लिए डाइट और लाइफस्टाइल का पूरा ध्यान रखें। और आयुर्वेद 3 चीज़ों पर विशेष महत्व देता है। एक तो खासतौर से डाइट, दूसरा निद्रा, आहार, निद्रा और व्यायाम। मतलब आप डाइट प्रॉपर लें, नींद बराबर लें। कई बार क्या कि नींद अगर बराबर नहीं होती तो उसका भी प्रभाव शरीर में जो 7 धातुएं अपनी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका निर्माण बराबर नहीं होता है। तो नींद बराबर लें और प्रतिदिन व्यायाम करें। अगर हम व्यायाम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, हमारा पाचन सिस्टम अच्छा काम करता है और जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं उसका परिणमन अच्छा होता है, जिससे रक्त आदि का निर्माण अच्छा होगा। तो इनका ध्यान रखें तो निश्चित रूप से स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जो राष्ट्र के विकास में विशेष योगदान रखेगा। बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि पर्याप्त नींद, आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए दिनचर्या की बात की जाती है कि दिनचर्या को अपना अगर आप सही रखेंगे खान पान के साथ साथ, तो तमाम बीमारियां, तमाम समस्याएं वो हमसे खुद ही दूर रहेंगी। अगला सवाल हम शामिल करेंगे। ये मैं चाहूँगी डॉक्टर श्रुति गोरा आप बताएं। जसविंदर कौर ने पंजाब से पूछा है, ये कह रही हैं कि मेरा मिस कैरेज हो गया था और उसके बाद मेरी बाल झड़ने की समस्या ठीक नहीं हो रही है, क्या ये एनीमिया के कारण हो रहा है? और इसी सवाल के जवाब के साथ आप बताएं कि एनीमिया की वजह से भी सीधा सीधा हेयर लॉस होता है? बिल्कुल होता है, एनीमिया की वजह से सीधा सीधा हेयर लॉस होता है। और जैसे ये बता रही है मिसकैरेज हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ब्लड लॉस भी हुआ होगा उस टाइम पर, तो इनका हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो। तो ये अपनी डाइट में थोड़ा सा आयरन रिच फूड्स को ऐड करें, थोड़ा प्रोटीन इंटेक भी, अगर हेयर फॉल हो रहा है थोड़ा प्रोटीन इंटेक करें, और एक बारी थायराइड टेस्ट भी ज़रूर कराएं अगर हेयर फॉल इतना हो रहा है। मतलब CBC करा लें, विटामिन B12 और एक थायराइड टेस्ट ज़रूर कराएं, और अपना थोड़ा सा डाइट में आयरन रिच फूड्स लाएं। और एक छोटी सी एक हैबिट है, जैसे जब भी आप खाना खाएं कोशिश करिए आधा नींबू का एक छोटा सा स्लाइस आप अपनी दाल में या अपने सलाद में उसको इंक्लूड ज़रूर करें, क्योंकि विटामिन C है, आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगी विटामिन C की। तो एक बार अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लें, और अगर इनका कम आ रहा है तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है इन्हें सप्लीमेंट भी लेने पड़े। अगर 8 से भी कम है, 10 से भी कम है तो एक बार सप्लीमेंट्स लेंगे। 10 से ऊपर है तो डाइट का थोड़ा ध्यान रखें। बीटरूट, चुकंदर और आंवले का जूस अगर ये शामिल कर सकें तो उससे बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन ठीक हो जाए, ठीक हो, मतलब उसके लेवल में अगर डेफिशिएंसी वाला है तो वो तुरंत ही 15 डेज में इनको रिजल्ट मिल जाएगा उससे। बिल्कुल, तो ये उपाय आप अपना सकती हैं। अगला सवाल डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, ये अरुण मेहता ने पूछा है बेंगलुरु से। अरुण पूछ रहे हैं कि मैं 21 साल का हूँ और बचपन से एनीमिया है। शुरू में 5 साल तक रहा, फिर ठीक हो गया, बीच बीच में होता रहा, दवा से ठीक होता था। 18 साल की उम्र में TB हो गई, इलाज के बाद ठीक हुई। 2 साल से दवाएं मेरी बंद हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड नहीं बन रहा है। वज़न कभी 45 हो जाता है, कभी इससे भी कम हो जाता है, क्या किया जाए? देखिए, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि पहला तो एनीमिया बहुत ही शुरुआती एज से चालू हुआ है। दूसरा, आपके 21 साल की उम्र में 35-45 किलो वेट, मतलब वेट गेन नहीं हुआ या फिर मेजर वेट लॉस हुआ है। तो 2 पॉसिबिलिटी जो मुझे ऐसे में समझ में आती हैं। एक तो आपको इम्पॉर्टेंटली, एक तो जो जेनेटिक बीमारी हैं खून की कमी की, उनको आपको रूल आउट कर लेना चाहिए। आप इसके लिए आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले, उनकी सलाह के अनुसार जांच पूरा कराएं। इसमें आपको जांच का ज़रूरत रहेगा। अनीमिया का है और तो उसका क्या कारण है, ये जो बार बार हो रहा है उसका क्या कारण है, बिना जांचे ऐसे कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अच्छा, एक अनुज मिश्रा ये कानपुर से सवाल पूछ रहे हैं। अनुज ये कह रहे हैं मेरे शरीर में खून नहीं ठीक से बनता है, खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, लेकिन फिर मुझे करीब 15 दिनों बाद ऐसा लगता है कि खून की कमी हो गई है। तो ये क्या हो सकता है? अगर 2 हफ्ता 3 हफ्ते में खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ब्लड लॉस या तो बहुत ज़्यादा है या फिर खून बन ही नहीं रहा है ठीक से, या टूट बहुत ज़्यादा रहा है। अगेन आपको भी स्पेशलिस्ट के पास जाकर
टोटली ठीक से इवैल्यूएट करके ठीक से जांच करा के डायग्नोसिस की तरफ बढ़ना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसका इलाज कराना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करा है कि अनीमिया जो है एक सिम्टम है, ये अपने आप में बीमारी नहीं है। तो जब तक आप उसकी जड़ में जाकर उसका कारण नहीं पता लगाएंगे तो प्रॉपर इलाज मिल पाना मुश्किल है। ठीक है, और अब क्योंकि कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है तो मैं जाते जाते गोल्डन टिप्स एक तरह से मैं कहूँ ताकि एनीमिया की समस्या किसी को भी ना हो, उसके लिए क्या बताएंगे आप महेश जी? जी, अपनी डाइट में हमेशा फलों का प्रयोग करें। दाड़िम, आंवला और उसके साथ में खजूर है जो डेली अपने घर पे अवेलेबल है, उन चीज़ों को पूरा स्थान दें। अगर कभी थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है तो ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, ऑरेंज है, नींबू है, इनका प्रयोग करते रहना चाहिए। तो प्रॉपर डाइट लें और डाइट के माध्यम से बिना मेडिसिन के ही स्वस्थ बने रहें। बिल्कुल, डॉक्टर श्रुति गोरा। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा डाइट का ध्यान रखें और थोड़ा सा एक अवेयरनेस अपने अंदर भी लाएं कि जैसे अभी लास्ट के 2 कॉलर्स ने कहा कि खून बन ही नहीं रहा, तो उस चीज़ को लाइटली लेने की नहीं है। एक बार डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कई बार कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होती हैं जिसको अगर बचपन से ही एनीमिया की कमी है दैट मीन्स वो न्यूट्रिशनल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने सिम्टम्स देखें क्या है और अपना हम अगर लाइफस्टाइल अच्छा लगेंगे, नियमित आहार लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराएं, डॉक्टर को दिखाएं अपना, और हर साल अपना एक CBC कराना तो मैंडेटरी है, हर किसी को ही कराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर। सो डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है, रेगुलर डाइट, पौष्टिक डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डाइटरी जो डेफिशिएंसी है एनीमिया की लगभग 60-70% केसेस में रहती हैं। इसके सिवा ऑलमोस्ट 10% 30% के करीब पेशेंट ऐसे रहते हैं जिसमें डाइटरी डेफिशिएंसी या तो साथ में होती है या फिर कोई और कारण रहता है एनीमिया का। तो ऐसे जो केसेस हैं खासकर, इनमें हमें प्रॉपर इवैल्यूएशन का, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत रहता है और प्रॉपर आपके स्पेशलिस्ट के पास जाकर डाइट आपको कॉज को एड्रेस करने का ज़रूरत है ऐसे केसेस में। तो डाइटरी जो डेफिशिएंसी है उसमें आपको डाइट बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा, बट उसके बियॉन्ड अगर आराम नहीं मिल रहा है या फिर आपने इवैल्यूएट नहीं करा हुआ है तो उन केसेस को प्रॉपर इवैल्यूएशन या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ज़रूरी हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कुछ ऐसे फेजेस होते हैं लाइफ के, जैसे प्यूबर्टी हो गया, जिस टाइम पर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन है, उस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। और अगर डाइट से कमी पूरी नहीं हो पा रही तो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर एक अवेयरनेस की बेसिकली ज़रूरत है कि उस टाइम पर बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। में इसीलिए देखा भी जाता है कि हाँ, क्योंकि जो ये प्यूबर्टी वाला बच्चों का एज रहता है ना 13 से लेकर 20 ईयर्स तक वाला, और फीमेल्स में तो वो थोड़ा सा अपना ध्यान ज़्यादा रखें। फीमेल्स को वैसे भी अपना ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि हर मंथली उनका ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस अगर रखेंगे और खुद का अगर ध्यान खुद का ध्यान खुद ही रखना, और खुद का ध्यान रखने की जिम्मेदारी खुद की होती है, किसी की नहीं होती। बिल्कुल। डॉक्टर श्रुति गोरा आपका, डॉक्टर मुकुल अग्रवाल आपका, डॉक्टर महेश व्यास, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि एनीमिया एक ऐसी समस्या है जो केवल शरीर को नहीं बल्कि समाज की क्षमता को भी प्रभावित कर रही है, और इसका समाधान कहीं ना कहीं गोली नहीं है बल्कि जागरूकता है। और जैसा हमने कहा कि अपना ख्याल खुद रखें, ये सबसे बड़ा मंत्र हो सकता है। सही खान पान, समय पर जांच और साझा जिम्मेदारी कहीं ना कहीं, और जो भी उपाय, जो भी सुझाव दिए गए हैं यहाँ विशेषज्ञों की तरफ से, उन पर ज़रूर आप अमल करें। और हमारी कोशिश है कि हम सभी एनीमिया को एक मेडिकल टर्म ही नहीं, सिर्फ एक सामाजिक चेतावनी के रूप में भी समझें। हमें एनीमिया को एक साइलेंट इमरजेंसी समझना होगा और इसके खिलाफ मिलकर काम करना होगा। अगली बार मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।